नमस्कार, मैं निकिता जंगले विदर्भ टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें बात कर रही हूँ शरद गोपीदास जी बागड़ी सर की। और सर, सर्वप्रथम आपका विदर्भ टीवी में बहुत बहुत स्वागत। सर, मुलाकात की ओर बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि एक समाज सेवक होने के नाते आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हो? मनुष्य समाज का एक हिस्सा है। बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा था, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। तो जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, जब तक परिवार और समाज या देश नहीं सुधर सकता। व्यक्ति को सुधरना जरूरी है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना आत्मचिंतन करना। हर व्यक्ति को आज समाज में सबसे बड़ी विडंबना, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सबसे बड़ी विडंबना समाज में ये है कि सब कुछ होने के बाद में भी हम धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। जो हम कहेंगे धीरे धीरे हम अनीति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। हम सबको आज आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। एक गलती जो हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मैं, बार बार मैं भी बोलता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कि मैं 100% सही हूँ, बाकी सब 100% गलत है। सुधरना मुझे नहीं है, सुधरना सामने वाले को है। जब तक हम अपना आत्मचिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियां देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम किसी भी तरह परिवार को या समाज को या देश को नहीं सुधार सकते। सर, जो समाज सेवा की आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताइए। क्योंकि किसी ना मतलब ऐसे मोड़ पे आते हैं कि हमें क्यों ये समाज सेवा चूज़ करनी पड़ती है, इसके पीछे कुछ मोटिव होगा, कुछ प्रेरणा होगी, उसके बारे में क्या बताएं? मैं जब छोटा था तो हमारी गांधी बाग में दुकान थी कपड़े की। तो बिल्कुल आपने अच्छा हो गया, मेरे आंखों के सामने वो सीन घूम रहा है कि मैं बस से गांधी बाग जाता था। तो जब लोहा पुल के नीचे से जब बस जाती थी संतरा मार्केट में, तो लोहा पुल के नीचे हम कई गरीबों को बैठते देखते थे। मैं छोटा था, 8-10 साल का था। तो उस समय मन में आता था कि भाई ये जो गरीब बैठे हैं ये क्यों बैठे हैं। उसके साथ में धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति बोलो, गरीब बोलो, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा ये सोचना था बचपन से कि सिर्फ उनको रोटी दे देना या उनको खाना दे देना, इससे हम उनको बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ में अभी अचानक आपने जो पूछा, मेरे को एक सीन याद आ गया। हम तिरुपति बालाजी गए थे। तिरुपति बालाजी में लाइन लगती है, हम लाइन में लगे हुए थे। नीचे पुल था और नीचे सड़क थी। हम सब भीड़ में खड़े थे। नीचे अचानक हमने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। वो 110 डिग्री टेम्परेचर में डांबर की रोड के ऊपर में बैठा था और लोग आते जाते पैसा फेंक रहे थे। ऊपर में लाइन में भी मैंने देखा कि जिसके भी जेब में आता उसको देख के मन में दया आ जाती, करुणा आ जाती। जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, पैसा फेंका। यहाँ तक तो ठीक है, वो लाइन लगती गई, हम आगे बढ़ते गए, लेकिन सबकी नज़र उस बच्चे की तरफ थी। तो हमने वहाँ पर ये देखा, एक आदमी आया, उस आदमी ने पास के जितने पैसे थे, रुपए थे, वो सब बटोर लिया और चला गया। अब हमारी नज़र उस आदमी की तरफ गई। तो जब हमने देखा वो आदमी अपनी औरत के साथ में वहाँ से समोसा और नाश्ता लेके खा रहा, लेकिन उसने 1 घंटे तक उस बच्चे को कुछ नहीं दिया। हम ट्रैफिक सिग्नल पे भी देखते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो भीख मांगते हैं। हम उनको पैसा देके हमारी इतिश्री समझ लेते हैं। मेरा ये सोचना और मानना बचपन से रहा और अभी भी है कि पैसा देना उस समस्या का हल नहीं है। हम पैसा देकर उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, जो हमने बार बार चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बात सुनी है, ये हम उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम उनको योग्य बनाएं, कोशिश करें। और अगर योग्य नहीं बने तो कम से कम हम उनको पैसा दे के उनको प्रोत्साहित ना करें। मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। हर उतार चढ़ाव के अंदर में शिकायत मैंने कम किया। मैंने हर चीज़ को समय पे छोड़ दिया। मैंने हर चीज़ को भगवान पे छोड़ दिया। उसमें मुझे मेरे मम्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। जब मैं बहुत दुखी हो जाता था, बहुत परेशान हो जाता था, मेरी मम्मी हमेशा मेरे को एक ही चीज़ कहती थी, जो मारवाड़ी में कहती थी कि बाबू, थारे ऊपर ठाकुर जी कोई रो एहसान नहीं चाहे, ठाकुर जी थाने डायरेक्ट देवे। मतलब इसका हिंदी में ये हो गया कि भगवान
तेरे पे किसी का एहसान नहीं चाहता, भगवान तेरे को डायरेक्ट देता है। यह शब्द मुझे इतनी प्रेरणा देते थे, इतनी ऊर्जा देते थे कि मैं दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, दूसरों को शिकायतें करना, ये आदत मैंने नहीं किया। दूसरा, मेरे पिताजी मेरे को हमेशा एक उदाहरण देते थे कि महाभारत के अंदर हमने देखा अज्ञातवास में पांडव, आज अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धानी होकर भी अर्जुन को नृत्य सिखाना पड़ा, भीम को रसोई करना पड़ा। इसके पीछे हमारे बाबूजी हमेशा एक ही कहते थे कि दुनिया की तरफ नहीं देखना, अपन ने अपने कर्म की तरफ ध्यान देना और बुरे समय के अंदर भी हम अपनी शक्ति ऊर्जा कैसा बढ़ा सके उसका हमने सतत प्रयास करते रहना चाहिए। उससे हम निगेटिव नहीं होते, हम नकारात्मक नहीं होते, हम दूसरों को शिकायतें नहीं करते, हम अपने अंदर झांक कर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को कैसा बढ़ाए इसके तरफ हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो आज के युवा, आज के जो जनरेशन है वो तनाव में रहने के बजाय अगर अपनी हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी शक्ति को बढ़ाने में अपनी ताकत लगा दे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं कॉलेज से निकला 1976 में, कॉलेज में था, और कॉलेज से जब निकले उसी समय हमने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक सोइफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, माहेश्वरी युवा विन्यास हमने बनाया। उसमें मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिलते चले गए कि जिससे हम धीरे धीरे समाज में जुड़ते चले गए। फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर में मुझे ये प्रशांत पिंपलवार जी मिले। प्रशांत पिंपलवार से मैंने बहुत सीखा। छोटी उम्र में भी गुस्से को कैसे कंट्रोल करना, तनाव को कैसा हैंडल करना। आज उनके पास में 16,000 क्लाइंट है। आज 16,000 क्लाइंट को इतने ठंडे दिमाग से हैंडल करना और हमेशा हंसते हुए बात करना, तो इसमें मुझे मेरे बाबूजी की बात याद आ गई। मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। तो हम जीवन में हर किसी से सीख सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं। हम चींटी से सीख सकते हैं, हम कबूतर से सीख सकते हैं, हम निर्जीव चीज़ से भी सीख सकते हैं। अभी मैंने एक लेख लिखा, पेंसिल से सीखना। पेंसिल लिखती है, लिखते लिखते जब पेंसिल ख़त्म हो जाती है तो हमको पेंसिल को शार्पनर से शार्प करना पड़ता है। तो उसमें पेंसिल को दर्द होता है, पेंसिल को छीलना पड़ता है, पेंसिल को कटना पड़ता है, लेकिन वह दर्द के बाद में पेंसिल वापस तैयार हो जाती है लिखने के लिए। साथ में पेंसिल इरेज़र का उपयोग करने देती है। इरेज़र का उपयोग करने से, इरेज़र का मतलब क्या हुआ, जहाँ पेंसिल से गलती हो गई हमने रबर से मिटा दिया और उसको ठीक कर दिया। तो इससे हमने अपने जीवन में एक चीज़ समझना चाहिए। तीसरा, पेंसिल लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर में जो लीड होता है, जो काला होता है, वह पेंसिल में लिखने का काम करती है। उसी तरह हम उसको बोल सकते हैं, मनुष्य के जीवन में भी हमारा शरीर है, साथ में अंदर हमारी विवेक, बुद्धि और आत्मा, ये लीड का काम करती है। आत्मा हमें संदेश देती है। हर आदमी ने अपना आत्मचिंतन करके अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर अगर उस आवाज़ को आप यथार्थ में जीवन में लाएंगे तो आत्मा हमेशा हमको मार्गदर्शन करेगी, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देगी। हम बुद्धि विवेक का उपयोग करें। इस तरह हमने जीवन में हर पल पे हमेशा सीखने के मोड में रहना चाहिए। हम जब तक सीखते रहेंगे, आज इसका उदाहरण हम नदी और तालाब से ले सकते हैं। तालाब का पानी पड़े पड़े खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, लेकिन नदी का पानी पीने योग्य रहता है। क्यों? कि नदी का पानी सतत बहता रहता है। उसी तरह अगर हम जीवन में हमारे आँख, नाक, कान खुले रखेंगे, सबकी सुनेंगे, सुनने के बाद में उसमें जो हमारे लिए अच्छा है हमने ले लेना और बुराई का त्याग कर देना। हमने हमेशा अच्छी चीज़ का चिंतन करना, सकारात्मक विचार रखना और साथ में सकारात्मक रहना। ये अगर हम करते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने सुना है कि आपका जीवन भी एक संघर्षमय जीवन रहा है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेके आता है, अपने अपने नसीब लेके आता है। एक बच्चा गरीबी में जन्मता है, एक बच्चा बहुत अच्छे घर में जन्मता है। समय हमेशा बदलता रहता है। आज समय अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी अच्छा ही रहेगा। साथ में ये भी चीज़ होती है, हम कितने भी अच्छे हो, हमारे साथ में बुरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने मेरे जीवन को 50 साल को अगर पीछे मुड़ के देखूं तो एक चीज़ समझ में आती है कि हर आदमी अपने नसीब, अपने प्रारब्ध लेके आता है। हर आदमी को जो सुख और दुख, जो संघर्ष और तकलीफ मिलती है, वो सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है। मैं ये मानता हूँ, चाहे इसमें कोई माने या नहीं माने। और इसके साथ में क्या होता है, अगर हम ये सोच बना ले तो हम दूसरे को शिकायतें करना है, दूसरे को उलाहना देना, दूसरे को दोषी मानना हम छोड़ देंगे।
संघर्ष मैंने बहुत देखा। हम बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थे, हमारे घर में सब कुछ था। हमारे पिताजी बहुत सीधे थे। हमारे पिताजी का आदत ऐसा था कि किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दिया, वहाँ भी मार दिया तो ले भैया मेरे को तो पीठ पे भी मार दे। मैंने जब बचपन से देखा तो मैंने एक चीज़ कर ली थी कि मैं प्रतिकार करता था। कोई भी अगर गलत करता है तो मैं उसका प्रत्युत्तर देता था। धीरे धीरे भगवान ने मेरे को हमेशा साथ दिया। तकलीफ़ तो मेरे जीवन में बहुत आई। मैं मैट्रिक पास किया था तो उस समय मेरे को LIT कॉलेज और VRC कॉलेज में दोनों में एडमिशन मिल गई थी। मैं मेरिट स्टूडेंट था, मेरे को मैथ्स में 99% मार्क मिले थे। एडमिशन मिलने के बाद में लिस्ट पे नाम आ गया। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ कही कि बेटा अगर तू ये कर लेगा तो कपड़े की दुकान कौन बैठेगा। मैं पिताजी का तकलीफ़ समझ गया। उसके पीछे ये भी थी कि भाई आज अगर मैं पढ़ाई करूँगा, इंजीनियर बनूँगा तो मुझे नागपुर में काम नहीं मिल सकता, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मेरे माताजी पिताजी अकेले रह जाएंगे। मैंने दूसरे दिन वो दोनों एडमिशन कैंसिल करा के GS कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉमर्स किया, उसके साथ में CA किया। एक समाज सेवक होने के नाते क्या लगता है आपको कि समाज में किस सुविधाओं का अभाव है? समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे को शिक्षा मिलना, और शिक्षा भी उसके घर के आसपास मिलना। शिक्षा मिलने के बाद में उसको रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में पिछले 70 सालों में हम कह सकते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बहुत पीछे रहा। इसमें हम सिर्फ नेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को या देश को दोषी नहीं मान सकते। इसमें हर आदमी की अपनी हिस्सेदारी है। जब शिक्षा नहीं मिलती, जब रोजगार नहीं मिलता तो हम हर आदमी सरकार को दोषी देकर अपनी इतिश्री समझ लेते हैं, अपना फर्ज पूरा हो जाता है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। आज जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, आज जो बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, उसके पीछे भी यही तकलीफ़ है कि आज अगर गांव के या छोटे शहर में बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती तो शिक्षा लेने के लिए शहरों में जाता है। उसके बाद में जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो उसको शहर से छोड़कर बड़े शहर जाना पड़ता है, उसको विदेश जाना पड़ता है। यह उसकी ज़रूरत है। वो अगर शिक्षा नहीं लेगा तो क्या करेगा। अच्छा, उसके बाद में अगर वो चला गया तो बुजुर्ग घर में अकेले रह गए। तो इसमें अब बुजुर्गों की भी गलती नहीं है, हम खाली युवाओं को भी दोष नहीं दे सकते, यह दोष परिस्थिति का है। इसलिए समाज में बच्चों को उनके घर के आसपास शिक्षा मिलना, उनके घर के आसपास रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें भी एक है, युवा लोगों को भी, माता पिता को भी ये समझना ज़रूरी है। आज की तकलीफ में सबसे बड़ा गलती क्या हो रही, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के बड़े से बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल में नौकरी करे। स्वरोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अपने खुद के हुनर से, अपने खुद के अपनी क्षमताओं को पहचान कर भी रोजगार पैदा किया जा सकता है। तो सरकार ने और हमने सब ने स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप स्टॉक मार्केट से आप बहुत ही मतलब पास का आपका संबंध आया है, और पैसों की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है पैसों की, लेकिन ह्यूमैनिटी की इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताएंगे? मैंने अभी एक मेरा वीडियो बनाया था SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह शब्द हर युवा जानता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो आपने बहुत सही पूछा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट समय की भी होती है। इन्वेस्टमेंट अपन पूरे अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसको किस तरह इन्वेस्ट करना है, ये हर आदमी के विवेक और बुद्धि पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक आदमी बेचारा नौकरी करता है, शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वह अपनी सैलरी का, अपने पगार का पूरा हिस्सा अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, अपने परिवार में इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ गुजरती जाती है। आज 20 साल 25 साल वो बच्चों को बड़ा करता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नौकरी पे चले जाते हैं। उन बच्चों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके माता पिता ने आज अपनी जवानी के 20 से 25 साल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। तो उसका रिटर्न बच्चों ने अपने माता पिता को देना जरूरी है। वो निवेश मतलब कैसा दे वापस। तो आज आप माता पिता का ख्याल रखें। आप कितने भी बिजी हो, माता पिता के पास बैठे, माता पिता के पास बैठ के उनकी ज़रूरत को समझे। आज कोई भी वृद्ध आदमी
अगर उसको घर में सुख सुविधा मतलब अगर उसको परिवार मिलता है, उसको अगर बच्चे मिलते हैं, बच्चों का प्यार मिलता है, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी मानसिक गरीबी भी होती है। मानसिक गरीबी मतलब आज हर घर में वृद्धाश्रम बना हुआ है। वृद्धाश्रम हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर सिर्फ वृद्ध रहते हैं। तो आज 80% मैं समझता हूँ, परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, प्राय सब बच्चे नौकरी पेशे के अंदर में देश विदेश में गए हुए हैं। आज हम देखेंगे तो फ्लैट के अंदर भी बुढ़ा बुढ़ी मतलब हस्बैंड वाइफ अकेले हैं। तो मैं तो यह कहता हूँ कि वह घर भी वृद्धाश्रम हो गया। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आने वाले दिनों में समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी कुछ नई योजनाएं हैं क्या? नई योजना में मुझे यही लगता है कि हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जानना बहुत जरूरी है। आज तीनों तरफ तकलीफ है। आज बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे। संस्कार इसलिए नहीं मिल रहे कि संयुक्त परिवार टूट गया, एकल परिवार हो गया। अब एकल परिवार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ दो है, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अब बच्चे को न दादा दादी का प्यार है, न नाना नानी का प्यार है, न परिवार का प्यार है। पहले बच्चे संयुक्त परिवार में रहते थे, तो संयुक्त परिवार में काका काकी, दादा दादी, बुआ सब साथ में रहते थे, तो बच्चा उन सब से सीखता था। बच्चा कभी गुमसुम नहीं रहता था, बच्चे को कभी मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती थी, बच्चे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। साथ में बच्चे के अंदर में संयम आता था, बच्चे के अंदर में त्याग आता था, बच्चे के अंदर में शेयरिंग की भावना आती थी। घर में अगर भिंडी की सब्जी बन गई तो सब लोग मिलकर भिंडी खाते थे। आज ऐसा हो गया कि बच्चा अकेला है। बच्चा अकेला होने से क्या हो गया? माता पिता के पास में टाइम नहीं है। मम्मी अकेली है, किचन में काम कर रही, बच्चा रो रहा तो बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा अपना मोबाइल में बिजी हो गया। अब धीरे धीरे बच्चा मोबाइल से एडिक्ट हो गया। फिर हम बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया। ये दोष किसने दिया? हमने दिया। तो इनके सबके पीछे कारण एक ही है, संयुक्त परिवार का टूटना। तो जहाँ पर संयुक्त परिवार टूट गया, एकल परिवार हो गया, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता सब धीरे धीरे खत्म होने लग गई। तो बहुत ज़रूरी है कि संयुक्त परिवार फिर से बने। एक आखिरी सवाल सर, कि एक समाज सेवक होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे और स्पेशली युवकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज के माध्यम से युवकों को भी संदेश देना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने अपने लाइफ में देखा है, माता पिता अपना कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाते, सब यहीं छोड़ के। हम कोई अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, हम सब यहीं छोड़ के जाएंगे। साथ में मैंने अपने सामने देखा है, कई परिवारों को ऐसे देखा है कि माता पिता करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ के चले गए, लेकिन उस संपत्ति में बरकत नहीं हुई। बरकत इसलिए नहीं हुई कि माता पिता अतृप्त बोल दिए, दुख से बोल दिए, या मन में दुख की भावना लेकर चले गए, बच्चों ने उनका ख्याल नहीं किया, या बच्चे अपने ज़िंदगी में मशहूर हो गए, माता पिता चले गए, बच्चों ने संपत्ति बेच दी, पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा सुख के साथ नहीं आया। तो मन के अंदर में माता पिता के प्रति प्रेम रखिए, माता पिता को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। आज जो परिवार के संबंध है वो उस गुलाब के फूल के बगीचे के समान है, जो खुशबू भी देता है, शांति भी देता है, ठंडक भी देता है। हम जो बाहरी आवरण देखते हैं, आज बहुत दोस्त हो गए, बाहर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बाहर के बहुत दोस्त हैं, वो सब उन कागज़ के फूलों की तरह कि जिसके अंदर में दिखने को बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कौन कितना काम आएगा, किसको आपके लिए कितना दुख होगा, यह ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं विदर्भ टीवी तथा सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मेरे 2 शब्द बोलने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपके विचार, आपकी जो समाज सेवा है वो समाज के हर घटक को, हर व्यक्ति को प्रेरित करती है और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद सर। कैमरामैन सौरभ ढाबरे के साथ मैं निकिता जंगले, विदर्भ टीवी नागपुर। आज हमारे साथ है प्रशांत पिंपलवार सर, जो मोतीलाल ओसवाल के विदर्भ हेड है। सर, आपके तरफ पहला सवाल करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका स्टॉक मार्केट में सफ़र कैसा रहा?
थैंक यू वेरी मच। मेरा सफ़र तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रहा और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब से ही मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट था और मैं गए 35 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं मोतीलाल ओसवाल का विदर्भ रीजन का हेड हूँ और पूरे विदर्भ रीजन को मैं हेड करता हूँ। यहाँ से हम करीब 16,000 कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे जिनको हम सर्विसेज देते हैं और उसी माध्यम से हम काम करते हैं। एक्चुअली शरद बागड़ी जी के साथ मेरा संपर्क जो पहले आया था वो तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आया था, क्योंकि शरद बागड़ी जी जो है वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है और उनकी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है। और जैसे मेरा उनसे संबंध आया तो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाकी इन्वेस्टर्स है वैसे ही वो है, लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे मिलता गया और उनके नॉलेज के बारे में मुझे मालूम पड़ते गया तो मैं उनका फ़ैन हो गया। और मैं ऐसा, हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बागड़ी जी से सीखने मिली। तो अगर मैं बागड़ी जी के बारे में बताऊं तो बागड़ी जी का सबसे मेन बोलो तो क्या है कि बागड़ी जी का विज़न बहुत अच्छा है। तो स्टॉक मार्केट में क्या है मैडम, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका विज़न बहुत अच्छा होना, दूसरा स्टॉक मार्केट में आपका करेज होना कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए करेज होना। तो बागड़ी जी का विज़न भी अच्छा है, बागड़ी जी के पास करेज है जिसमें वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, बागड़ी जी का नॉलेज इतना अच्छा होने की वजह से उनमें वो पेशेंस है। वो ये नहीं देखते कि कौन से कंपनी का भाव बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। और वो परफॉर्मेंस जब अच्छा होता है क्योंकि उनका विज़न अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो जो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसमें अच्छा रिटर्न आता है। तो ऐसा मैं अभी बागड़ी जी के साथ मेरे करीब 20 साल से संबंध है, मैं उनको 20 साल से जानता हूँ और उनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सफ़र बहुत बढ़िया रहा है। अगर ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो सभी करते हैं और सबको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं, लेकिन बागड़ी जी नेचर वाइज एक जिंदा दिल आदमी है कि सिर्फ मैं पैसे कमा रहा हूँ ऐसा उनका कभी इंटेंशन नहीं रहता है। वो अपना नॉलेज हमेशा सबके साथ शेयर करते हैं और जो भी वो रिसर्च करते हैं वो हमारे ग्रुप के माध्यम से बोलो या जो भी नए इन्वेस्टर्स है, जो नया अभी आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को भी वो पढ़ाते हैं कि आपने आने वाले दिनों में कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या है वो बहुत अच्छी तरह से बताते भी हैं। उनके काफ़ी सारे आर्टिकल भी आए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर में, म्यूचुअल फंड के SIP के ऊपर में, और जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है उनका वो बहुत बहुत ज़ोरदार है कि मतलब उनका विजनरी है कि उनको समझ में आता है कि अभी यहाँ से कौन सा सेक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्शन में बूम आएगी या IT में बूम आएगी या फार्मा में आएगी। तो ये उनकी जो समझ है वो समझ और उनकी पकड़ की वजह से ही आज वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और समाज में उनका नाम तो वो तो उनके नेचर की वजह से है। वो सबको हेल्प करते हैं और सबको पढ़ाते हैं। सर से तो सीखने जैसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी वो कभी क्रेडिट लेते नहीं हैं, हमेशा क्रेडिट देते हैं। वो कभी, और इतने हम्बल है, हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। मैंने कभी उनको अपने सक्सेस को वो दिमाग में आने ही नहीं देते हैं। तो बागड़ी जी के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे बड़ा, एक तो बहुत हम्बल है, नेचर के बहुत अच्छे हैं, रिलेशन सबसे मेंटेन करके चलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलो तो आप जैसे वो हमेशा किसी ना किसी को कोई ना कोई तरीके से हेल्प करते रहते हैं। तो सोशल में उनका बहुत कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ऐसा मुझे लगता है।